बच्चों कैसे हो? हाँ, तो हम पिछली कक्षा में माँ मुझे आने दो कविता का प्रारंभिक पृष्ठ पर जो उन्मुखीकरण, कवयित्री संबंधी जानकारी, उद्देश्य, विधा विशेष आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज की कक्षा में हम सीधे कविता में जाएंगे। कविता में मृदुल जोशी किस मुद्दे को अपने कविता का अंश बनाया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार विषय प्रवेश में हम जाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ मुझे आने दे मृदुल जोशी द्वारा लिखी गई एक कविता है। ये आधुनिक कवयित्री है। इनकी कविता लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली कविता रहती है। सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक अंशों को लेकर ये कविता का रचना करती है। तो विषय प्रवेश की बात जब की जाती है तो स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। यदि हम समाज को चलाना चाहते हैं, समाज चलता है, तो समाज के लिए दोनों का होना अनिवार्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से समाज बनता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। दोनों में कार्यकुशलता होती है, बुद्धिमान होती है और साथ ही साथ कुशल भी होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। जब समाज बनता है तो दोनों का समान महत्व है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। आज भी अनेक गांवों में ये बात को लेकर लोग सोचते हैं कि लड़की है, एक निर्धारित आयु आने के बाद, शादी रखने के बाद वो अपने ससुराल चले जाएगी, तो उसे क्यों पढ़ाया जाए, ऐसी बात होती है। लेकिन समाज में दोनों का समान रूप है, दोनों का भी समान रूप है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई। हमारा भारत एक संस्कृति वाला देश है, सभ्यता वाला देश है, अति प्राचीन सनातन धर्म वाला देश है। यहाँ स्त्री की तुलना देवी से की जाती है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता वास करते हैं, देवता लोग बसते हैं। अर्थात जहाँ नारी का समसम्मान होता है, जहाँ नारी का समसम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं, बसते हैं, वहाँ रहते हैं। अर्थात नारी का सम्मान करना हम सबका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। तो भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय घटनाएं ये बहुत ही मानव जाति को, मानव समाज को बिगाड़ने वाली है। तो ऐसी घटनाओं को दूर करना है। तो बच्चों मुझे ये बताइए, हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं होती है, तो वैसे कुछ समस्याओं के नाम आप बताइए। जैसे हाँ, भ्रूण हत्या, ठीक है। फिर उसी प्रकार से दहेज प्रथा, ये भी एक सामाजिक समस्या है। इसके कारण भी अनेक लड़कियों की मृत्यु होती जा रही है। दहेज प्रथा, हाँ। और बेरोजगारी, छुआछूत, हाँ, ऐसे अनेक समस्याएं हमें देखने को मिलते हैं। तो इन समस्याओं को रोकथाम लगाने के लिए हम छात्रों को अपनी ओर से कुछ ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जो आगे की पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। आने वाली पीढ़ी में ऐसी अमानवीय घटना ना घटे, जिससे हमारे भारत का यश, हमारे भारत की कीर्तिमान हो, हमारा भारत का नाम दुनिया भर में चारों ओर प्रकाशित हो। ऐसी कामना
मैं आप लोगों से करता हूं। तो चलो बच्चों, एक बार मैं विषय प्रवेश के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से तेलुगु में बताता हूं। సమాజం కోసం సమాజము బాగా నడవాలంటే స్త్రీ మరియు పురుషులు ఇద్దరిని సమరూపంలో చూడవలసిన అవసరం ఉంది. మన పురాణాలలో స్త్రీని దేవతగా కొలవడం జరిగింది. ఒక నానుడి ఏముందంటే, ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజింపబడతారో, ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు అని ఒక నానుడి ఉంది. మరి సమాజం నడవడం కోసం వీళ్ళిద్దరికి సమాన గౌరవము, సమాన మహత్యం ఇవ్వాలి. ఒకరు చిన్న, ఒకరు పెద్ద, ఒకరు గొప్ప, ఒకరు గొప్ప కాదు అనే భావన ఎక్కడ రానియకుండా ఉండాలి. ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే మన భారతదేశము సభ్యత సంస్కృతి గల దేశము, అతి ప్రాచీనమైనటువంటి దేశము, సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేటువంటి దేశం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇలాంటి వాటి గురించి మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ సమాజంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని అమానవీయమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి కొన్ని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అవి ఏంటంటే భ్రూణ హత్యలు. ఆ భ్రూణ హత్యలు సమాజాన్ని ఎంతో వెంటకు తీసుకుపోతున్నాయి. అంటే మరి భ్రూణ హత్య అంటే ఏంటి? తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువును తల్లి గర్భంలోనే చంపేయడం, ఇది భ్రూణ హత్య. మరి ఎవరు ఎందుకు చంపుతున్నారు? తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు ఆడ శిశువు అని తెలవగానే ఆ అమ్మాయిని భ్రూణ హత్య పేరుతో చంపేస్తున్నారు. మరి దీనికి కారణాలు ఉన్నాయి. మనం పాఠ మధ్యలో చర్చిస్తాము. ఇప్పుడు మనం పాఠ వైపుకు వెళ్దాము. तो बच्चों, मैं एक बार कविता का गायन करूंगा. इस कविता को हम दो भागों में पढ़ेंगे. पहला भाग मैं गायन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए. फिर उसके बाद हम अनुकरण करेंगे. फिर उसके बाद रागयुक्त इसको गाने का प्रयत्न करेंगे. तो सुनिए. माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा. जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है. कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से. तो बच्चों, अब मैंने कविता को पढ़ा है. अब देखेंगे कविता में क्या कहा गया है. मृदुल जोशी कहती है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे. तो यह हमें सोचना चाहिए, माँ मुझे आने दे. कौन कह रहा है ऐसा? हाँ, गर्भस्थ शिशु. गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे. यदि मैं इस दुनिया में आऊंगी तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. यहाँ एक गर्भस्थ शिशु, खासकर लड़की, अपने माँ से अनुरोध करती है, अपने माँ से प्रार्थना करती है, अपनी माँ से विनती करती है. क्या कहते हैं? माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे. गर्भस्थ लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मुझे इस धरती पर आने देने का अवसर दे, मुझे मौका दे, तुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है. फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर. आंगन, वाकिली. लड़की को यदि माँ जन्म देती है तो माँ के आंगन में, घर के आंगन में लड़की हरियाली की तरह बढ़ना चाहती है, उस तरह बढ़ने की मनोभावना रखती है. और लड़की आगे क्या कहती है? लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर. आंचल, कुंभू. तेरे आंचल में खुशबू. खुशबू का अर्थ क्या है? सुवासन. अम्मा, నువ్వు నన్ను జన్మనిస్తే నీ కొంగును పట్టుకొని సువాసనలాగా తిరుగుతుంటా. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారంటే, మృదుల్ జోషి గారు ఎందుకు చెప్తారంటే విషయం, మనము మన బట్టలకు, మనం ధరించినటువంటి వస్త్రాలకు సువాసన, సెంటు పూసుకున్నట్టయితే ఆ సెంటు మనం నడిచిన కొద్దీ తన సువాసనను వెదజల్లుతుంది. అదేవిధంగా అమ్మాయి ఏమంటుందంటే, అమ్మ నేను కూడా నీ కొంగు పట్టినటువంటి సువాసన లాగా నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాను, నీ వెంటనే
ఉంటాను మేరీ కిలక తుంటే కదమో మే నా చిన్ని చిన్ని పాదాలతోటి ముసిముసి అడుగులతోటి నేను నడుస్తూ ఉంటే घर का सन्नाटा बिगड़ जाएगा। घर में जो तनाव है, जो सन्नाटा है, वो पूरी तरह से बिखर जाने की बात की गई। सन्नाटा का अर्थ क्या है? निशब्दम, साइलेंट। घर का जो सन्नाटा है वो पूरी तरह। तो लड़की के आने से पहले घर में माताजी, पिताजी, दादा, दादी, कोई भाई रहता है, लेकिन घर में वो खुशी देखने को नहीं मिलती। जैसे ही उस घर में लड़की का जन्म होता है, लड़की जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ने लगती है, तो घर की जो खामोशी है, घर का जो साइलेंस है, घर का जो सन्नाटा है, वो पूरी तरह क्या हो जाता है? बिखर जाता है, दूर हो जाता है। बिखर जाने का अर्थ क्या है? दूर हो जाता है। घर का सन्नाटा बिखर जाता है, अर्थात सन्नाटा जाकर घर में क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है, हलचल होने लगती है, कोलाहल मचता है। ये सारी बातें हैं यहाँ। लड़की के आने से परिवार में एक प्रकार की खुशी का माहौल बनता है, एक प्रकार से हलचल मचती है, एक प्रकार से कोलाहल होता है। जैसे जो पसरा है पिता के दम्भ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पिता का एक गर्व होता था, क्या कहकर? मेरे लिए मेरा पुत्र है, मेरा वारिस है, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसा करके पिताजी अपने आप को गर्व करते थे। पिताजी के इस गर्व को देखकर भाई में भी एक प्रकार का घमंड देखने को मिलता है। यहाँ दंभ का अर्थ क्या है? गर्व, प्राइड। तो पिता का जो गर्व है, क्या गर्व है पिताजी के लिए? मेरे लिए पुत्र है, मेरे वंश आगे बढ़ाएगा ये पुत्र, कहकर पिता इस बात को लेकर गर्व करता है। तो पिताजी के गर्व को देखकर भाई में एक प्रकार का घमंड ये आता है कि मैं ये वंश को आगे चलाने वाला हूं सदियों से। सदी, सदी का अर्थ क्या है? 100, शत। जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंचुरी। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। लड़की कहती है कि हेमा, तू मुझे जन्म देती है तो मैं अंधेरे को पोंछ देती हूँ। अंधेरा, अंधेरा का अर्थ क्या है? चीकटी, चीकटी, अंधेरा, डार्कनेस। और ये अंधेरा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? उजाला। तो लड़की कहती है कि हेमा, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। माथा, माथा मीन्स फोरहेड, नुदुर वंटम। ये माथे पर क्या होते हैं? सिलवटे मीन्स छोटे छोटे से ऐसे झुर्रियां आने लगती, छोटे छोटे ऐसे झुर्रियां आने लगती है। हम तेलुगु में देखेंगे तो मड़तल, देखिए कुछ लोगों को जब वो बात करते हैं तो यहाँ इस तरह से झुर्रियां आने लगती। तो लड़की क्या कहती है कि हे माँ, तेरे माथे की सिलवटों में जो सिमटा है उस अंधेरे को मैं पूरी तरह से खोजती हूँ। साथ ही साथ कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा, आंखों के कोरों से। और माँ क्या करती है? जब कोई आपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है तो रोने लगती है, तो उसकी आंखों की कोरों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। तो लड़की क्या कहती है? अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माँ, मेरा जन्म हो गया ना, तो मैं तुझे रोने नहीं दूंगी, घर में खुशियों से भर दूंगी, तुझे रोने नहीं दूंगी। और यहाँ एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आंखों की कोरों से कहा गया है। आंखों की कोरों से కన్ను యొక్క చివరల నుండి, ఇవి కన్ను చివరల నుండి, కన్ను మధ్యల నుంచి. విద్యార్థులారా, ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. మనకు రెండు సందర్భాలలో కన్నీళ్ళు వస్తాయి. బాధగా ఉన్నప్పుడు, అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు, దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కన్నీళ్ళు వస్తాయి. రెండవది, చాలా సంతోషం కలిగినప్పుడు కూడా మన కళ్ళలో నుంచి కన్నీళ్ళు వస్తాయి. ఒకటి కష్టంలో వచ్చే వాటిని కన్నీళ్ళు అంటాము, संतोषंలో వచ్చే వాటిని आनंद भाष्पाలని అంటాం. तो यहाँ कवयित्री मृदुल जोशी कहती है कि हे माँ, तेरी आंखों से जो ओस की बूंदों के समान, ओस का बूंद क्या है? मंचु बिंदु. ओस की बूंदों के समान जो आंसू टपकते हैं, उन आंसुओं को मैं टपकने नहीं दूंगी. लेकिन बच्चों, यहाँ कवयित्री का उद्देश्य और कुछ अलग है, इसलिए कि कविता का उद्देश्य, कवयित्री
जो कवि लिखता है, जो कवयित्री लिखती है, उसी को मालूम है। तो यह मृदुश्री का मानना यह है कि माँ अपने बच्चों के सामने, अपनी संतान के सामने अपने आंसू बहाना पसंद नहीं करती। तो इसलिए वो क्या करती है, यदि वो आंसू बहाते हैं तो उसकी आंखों के बीच के भाग से आंसू टपकते हैं। जब वो अपने आंसू को अपने आप में दमन करना चाहती है, अपने आप में रोकना चाहती है, तो उसके आंख की कोरों में आंसू दिखाई देते हैं। तो यहाँ लड़की का कहना क्या है, माँ तू जो भी कष्ट आता है, तेरे लिए जो भी कष्ट आता है, वैसे समय तू अपने आंसुओं को अपने आंखों में बचाना चाहती है, वो परिस्थिति भी मैं तुझे आने नहीं दूंगी कहकर। इसलिए लड़की कहती है कि कभी कभी डर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। कितना चाहे हम बचाने का प्रयत्न करो, आंख की कोर से, आंख के कोने से कभी कभी एक बूंद ओस की बूंद के समान धरती पर नीचे गिर जाता है। तो इन सारी बातों को यहाँ रोकने की लड़की बात करती है। तो अब तक जो आपने पाठ देखा है, इसमें हम शब्दार्थ के लिए तो कुछ शब्दों को लिए हैं और खासतौर पर कुछ व्याकरणिक अंशों को देखते हैं। तो डर एक शब्द है, इसका विलोम शब्द निडर, डर का विलोम निडर है। उसी तरह से खुशबू, इसका विलोम शब्द है बदबू। फिर उसी प्रकार से अंधेरा, उजाला या रोशनी भी हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कुछ वचन भी देख सकते हैं हम। वचन की बात की जाती है तो कदम, एक वचन, बहुवचन में कदमों, कदम, कदमों। माथा, माथे। बूंद, बूंदे। ये बातें हैं। अगला भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो वहीं आपके लिए दो प्रश्न देता हूं, दो प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है कैसे? आप कैसे कह सकते हैं कि बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली हो सकती है? और दूसरा प्रश्न है बेटी घर की खुशी है कैसे? ये दो प्रश्नों के उत्तर कल आप सोच समझ कर आइए, फिर कक्षा में चर्चा करेंगे। तदुपरांत शेष पाठ को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।